बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और बात अगर राजनीति की हो तो वो और भी ज्यादा दूर तलक जाएगी। बात करने वाला कोई कैबिनेट मंत्री हो तो उस बात की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है, और बात अगर चुनाव में दावेदारी करने की हो तो विरोधी और समर्थक सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक प्रभावशाली नेता पुष्कर सिंह धामी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की। सुबोध उनियाल का एक बयान पिछले दिनों काफी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। सुबोध उनियाल राज्य स्थापना दिवस समारोह के मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में थे, और वहां पर जब वो मंच से अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया कि अब उनकी इच्छा संसद में पहुंचने की है, उनकी दावेदारी अगले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की है। अब सबकी नजरें इस बात पर आकर टिक गई कि सुबोध उनियाल ने जो बात बोली है उसके क्या मायने हैं, उनकी तैयारी किस सीट से हो सकती है। सुबोध उनियाल की तैयारी टिहरी गढ़वाल सीट से संभावित हो सकती है, लेकिन सुबोध उनियाल की राह में कौन कौन से कांटे हैं जिन्हें उन्हें पहले हटाना पड़ेगा। सुबोध उनियाल के साथ साथ कौन कौन से वो नेता हैं जो अपनी दावेदारी टिहरी संसदीय सीट के लिए करने के लिए पहुंचेंगे। सीधी सीधी बात, एक अनार और कई दावेदार टिहरी संसदीय सीट पर मौजूद हैं। पूरा प्रकरण, पूरी बातें, पूरे समीकरण विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, और साथ में यह आग्रह जरूर करूंगा, इस रिपोर्ट को लाइक जरूर कीजिए, इस पर टिप्पणी जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मार्च के महीने में ही सरकार बनी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं लगातार होती हैं, लेकिन इस बीच सुबोध उनियाल खासे चर्चा में बने हुए हैं। सुबोध उनियाल के बयान के बाद टिहरी संसदीय सीट पर कई तरीके के कयास, कई तरीके की चर्चा होने लगी है। सुबोध उनियाल ने संसदीय चुनाव में लड़ने की इच्छा जताई। सुबोध उनियाल जानते हैं कि टिहरी संसदीय सीट का इतिहास क्या है और वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें टिहरी संसदीय सीट किस तरीके से बीजेपी के मुफीद है। अगर हम टिहरी के राजनीतिक सफर को देखें सिर्फ लोकसभा के उत्तराखंड के बनने के बाद, तो पहला चुनाव 2004 में हुआ था, और इस चुनाव में जो समीकरण थे वो बहुत स्पष्ट रूप से सामने आए। 2004 में मानवेंद्र शाह जो टिहरी राजशाही से ताल्लुक रखते थे वो चुनाव जीत गए और उन्होंने विजय बहुगुणा को हराया, और ये जो अंतर था ये मात्र 17,000 से कुछ ज्यादा वोटों का ही था, जबकि उसके बाद के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बम्पर मतों से हार और जीत का फैसला हुआ है। ज्यादातर बार बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। 2009 का चुनाव कांग्रेस जीत गई और विजय बहुगुणा को 45% वोट मिले। उन्होंने जाने माने शूटर जसपाल राणा को हराया। जसपाल राणा को 36% वोट मिले थे। लेकिन 2012 में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बन गए उत्तराखंड के, और एक बाय इलेक्शन उपचुनाव कराना पड़ा टिहरी में। और बड़े आश्चर्य की बात है कि 2012 के उपचुनाव में साकेत बहुगुणा जो विजय बहुगुणा के बेटे हैं वो चुनाव हार गए। उन्हें 44% वोट मिले और 48% वोट लेकर महारानी राजलक्ष्मी शाह या माला राजलक्ष्मी शाह चुनाव जीत गई। और 2014 का चुनाव हम सबके सामने था, जो मोदी लहर या बीजेपी की लहर के साथ लड़ा गया। 58% वोट
बीजेपी के खाते में गए और 33% वोट साकेत बहुगुणा के खाते में आए। हालांकि जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत बन चुके थे, लेकिन साकेत बहुगुणा अपनी दावेदारी ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, चुनाव हार गए। 2019 का लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा मजेदार हो गया। इस बार 65% वोट बीजेपी की माला राजलक्ष्मी शाह को मिले और बीजेपी के कांग्रेस के प्रीतम सिंह, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उनको सिर्फ 30-31% वोट मिले। कई लोग एक बात राजनीति में अक्सर करते हैं कि क्यों बीजेपी एक मोम की गुड़िया को टिकट देती है। माला राजलक्ष्मी राजनीतिक रूप से ना तो सक्रिय हैं और ना उन्होंने राजनीतिक रूप से कोई ऐसा काम किया है जिसे वो अपनी उपलब्धि के तौर पर बता सकें टिहरी संसदीय क्षेत्र में। लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया कि वो महिला हैं या राज परिवार से हैं, बल्कि इसलिए दिया था कि उनका जो संबंध था या उनका जो मायका था वो नेपाल में है और भारत नेपाल मैत्री के चलते माला राजलक्ष्मी को टिकट दिया बीजेपी ने, ताकि ये मैसेज नेपाल तक भी पहुंचे कि नेपाल की बेटी का भारत में कितना सम्मान होता है। लेकिन इस बार क्या माला राजलक्ष्मी शाह का टिकट कट जाएगा या उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा अभी से होने लगी है, जबकि 1.5 वर्ष का समय अभी है बचा हुआ लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन अब टिहरी संसदीय सीट पर नजर सिर्फ सुबोध उनियाल की ही नहीं है। हालांकि सुबोध उनियाल की पैरवी करने के लिए विजय बहुगुणा मौजूद हैं और अगर दिल्ली तक ये बात जाए तो अजित डोभाल का समर्थन भी सुबोध उनियाल को मिल सकता है। लेकिन टिहरी पर एक और नेता हैं जो अपनी दावेदारी अघोषित रूप से प्रस्तुत करते हैं और भविष्य में टिहरी के बड़े नेता के रूप में या टिहरी संसदीय क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो है किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव जीत गए। कांग्रेस में वो प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ उन्होंने अपना रास्ता या मंजिल बीजेपी की तरफ बना लिया। ठीक वैसे ही जैसे 2016 में सुबोध उनियाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। सुबोध उनियाल विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो टूटन हुई थी कांग्रेस में, उसके सदस्य थे। यानी गढ़वाल के वो 3 ब्राह्मण जो टिहरी संसदीय सीट पर नजर रखे हुए हैं, एक वो नेता जो टिहरी संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विजय बहुगुणा। दूसरे वो नेता जो विजय बहुगुणा की टीम के बहुत मजबूत सदस्य हैं, सुबोध उनियाल। और तीसरे ताजे ताजे कांग्रेस से बीजेपी में आए किशोर उपाध्याय। इन 3 लोगों की नजर सीधा सीधा टिहरी सीट पर है। अगर इन जितने भी नेता हैं, माला राजलक्ष्मी शाह को भी देख लिया जाए, तो सबसे पहले विजय बहुगुणा ही वो नेता थे जो टिहरी सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद में पहुंचे थे। इन 3 नेताओं के बारे में कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तीनों गढ़वाल के ब्राह्मण हैं और तीनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के एक नेता है मुन्ना सिंह चौहान। मुन्ना सिंह चौहान पछुआ दून से ताल्लुक रखते हैं। चकराता जौनसार के वो बड़े नेता माने जाते हैं और पूरी यमुना घाटी तक उनका प्रभाव माना जाता है। ऐसी बात कई बार सामने आती है कि इस बार मुन्ना सिंह चौहान दिल्ली की दौड़ तक अपनी ताल ठोकेंगे, यानी संसदीय चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले भी उनका नाम कई बार चलता है, लेकिन ना उनको कैबिनेट में मौका मिला और ना पिछली बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस बार उनकी दावेदारी हो सकती है। मुन्ना सिंह चौहान की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो बीजेपी में रहते हुए ना सिर्फ खुद चुनाव लड़ते हैं, बल्कि अपनी पत्नी को भी टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। 2017 के चुनाव में उनकी पत्नी चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन उसके बाद 2018 के चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी को, जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं,
वहां जीत दिलाई और जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान उनकी पत्नी हैं देहरादून की। उनका भी एक दावा प्रस्तुत करने का रहता है टिहरी संसदीय सीट से। एक और नेता हैं जो ताजे ताजे चुनाव हारे विधानसभा का, गंगोत्री विधानसभा सीट से, जिनकी जमानत जब्त हुई और बीजेपी में अब वो इस उम्मीद से आए हैं कि बीजेपी के वोट बैंक के सहारे वो जीत हासिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी नजर भी लोकसभा चुनाव पे आके टिकी हुई है। 2019 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो भी कर्नल अजय कोठियाल टिहरी और पौड़ी दोनों जगह के संसदीय सीटों पर नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन ना उन्हें बीजेपी ने तवज्जो दी और ना ही उनको कांग्रेस से कोई सहारा मिला। लेकिन इस बार कर्नल कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं औपचारिक रूप से और उनकी जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होने की वजह से। अब अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो हो सकता है बीजेपी के वोट बैंक से उनको सहारा मिलता हुआ दिख जाए, लेकिन वो भी अपनी एक दावेदारी जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो एक समीकरण यह भी बनता है। वैसे टिहरी संसदीय सीट में बीजेपी कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें 14 सीटें ऐसी थी जो टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और इनमें 11 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 2 में कांग्रेस जीत पाई थी। वो 2 सीटें बहुत आसानी से गिनी जा सकती हैं, टिहरी जिले की प्रतापनगर और देहरादून जिले की चकराता वही सीट है जिसका प्रतिनिधित्व प्रीतम सिंह करते हैं। एक सीट यमुनोत्री की है जो संजय डोभाल जीते हैं, जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे और चुनाव निर्दलीय के तौर पर जीतने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनकी थोड़ी सी नजदीकी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और यह भी है कि मुख्यमंत्री की पसंद का कैंडिडेट कौन होगा यह भी काफी दिलचस्प होगा। जिस तरीके से विजय बहुगुणा सुबोध उनियाल की पैरवी करने के लिए खुले रूप से सामने आ सकते हैं, वैसे ही पुष्कर सिंह धामी का रुख किसकी तरफ होगा यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। इन सारे कैंडिडेट्स जितनों के भी मैंने नाम लिए उनमें पुष्कर सिंह धामी के सबसे नजदीकी कौन वो कैंडिडेट होगा या कौन वो दावेदार हो सकता है जिसके ऊपर पुष्कर सिंह धामी हाथ रख सकते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में स्थानीय निकाय, शहरी निकाय भी जिन्हें कहा जा सकता है, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे और उसके साथ साथ जो पंचायतों का चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो भी होना है। वो चुनाव काफी तस्वीर स्पष्ट कर देंगे कि जनता का रुझान किस तरफ है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा बढ़त बनाई है टिहरी संसदीय सीट की तरफ अगर हम देखते हैं खास तौर पे, उससे काफी हौसले बुलंद हैं जो भी नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर और भूलनी नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि जिनका नाम हमने अभी तक लिया है उनसे अलग कोई व्यक्ति यदि बीजेपी में शामिल हो जाए और उसको पार्टी टिकट देने का ऐलान कर दें तो बाकी तमाम नेता कहीं ना कहीं पीछे छूट सकते हैं। और ऐसा होते हुए हमने कई बार देखा है, क्योंकि चुनाव मोदी के नाम पे जीता है जो भी पिछले कुछ वर्षों में चुनाव हुए हैं, और जिनकी तरफ पार्टी ने इशारा किया है उसी को टिकट मिलता है। बगावत या अपनी धौंस कोई भी बीजेपी के भीतर दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। तो देखना यह होगा टिहरी की सियासत भविष्य में किस तरीके से आगे बढ़ती है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।